चलिए, तो हम परिवार की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे, है ना, जिसमें हम मैक्सिमम विशेषताओं को देखे और लास्ट विशेषता ये थी समाजीकरण की। कुछ अन्य विशेषताएं हैं परिवार से संबंधित जिसको देखना अति आवश्यक है। ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट, अगली विशेषता लिखिएगा। नेक्स्ट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट विशेषता जो है वो है भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी। नेक्स्ट, भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी, ये क्या है भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी? आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही आपको बताया था, एक टर्म होता है सोसाइटी में स्टेटस एंड रोल का, है ना। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति। आपका स्टेटस इस समय क्या है? छात्र का, मम्मी के सामने पुत्री या पुत्र का, भाई के सामने भाई या बहन का। तो परिवार में भी हर एक सदस्य का दूसरे सदस्य के संदर्भ में एक पद होता है। अगर मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं तो उनकी जो स्टेटस होगी मेरे सामने मेरे लिए पिता की होगी, और अगर वो दादी माँ के सामने खड़े हैं तो दादी माँ के सामने उनका स्टेटस उनके बेटे के रूप में होगी। तो जो आपको पद प्राप्त होता है परिवार में उसके अनुसार आप अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। छोटे लोग बड़े लोगों को समर्थन करते हैं, बड़े लोगों के कार्यों का निर्वहन करते हैं, बड़े लोगों के आदेशों को मानते हैं, है ना। और बड़े लोग छोटे लोगों को सही ढंग से सामाजिक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तो परिवार में प्रत्येक सदस्य की भूमिकाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कहा जाता है एक व्यक्ति यानी एक पुरुष के कंधों पर परिवार को संतुलित करने की जिम्मेदारी होती है। अब समझ में आए कोई जिम्मेदारी क्या है? यानी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब चीजों को ध्यान में रखना उसका परम दायित्व होता है। ठीक, लिखिएगा इसमें, परिवार में परिवार में प्रत्येक सदस्यों की परिवार में प्रत्येक सदस्यों की एक दूसरे के संबंध में परिवार में प्रत्येक सदस्यों की एक दूसरे के संबंध में भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां होती हैं। भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां होती हैं जिसका निर्वहन उन सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसका निर्वहन उन सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मानदंड एवं मूल्य। इसे कहा जाता है नॉर्म्स एंड वैल्यू। नॉर्म्स एंड वैल्यू, नॉर्म्स एंड वैल्यू, मानदंड एवं मूल्य। इसको लिखकर एक बार बताने का प्रयास करिए। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, ये क्या बतलाना चाह रहा है? मानदंड को, क्योंकि ये समाज के संदर्भ में मानदंड इसे कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में कहें तो एक नियम होता है। हर परिवार के अपने नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? हर परिवार की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है कि नहीं होती? कहा जाता है ना पिताजी का बनाया हुआ नियम है ना। हर परिवार के अपने वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज का मतलब एनीवन, किसी को पता है मूल्य क्या होते हैं? तो मैथमेटियन भाषा में बताइए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, फलनवा मूल्य, ढेकनवा मूल्य। हाँ, कौन बताए? हिम्मत, कीमत। अब अच्छा बताइए, कीमत ही परिवार के संदर्भ में क्या है?
बताने का प्रयास तो आप दोनों जन का सही है। वैल्यू क्या होता है कि एक वर्ड आप जानते होंगे, शायद बचपन में उस विषय को पढ़े होंगे और आप लोग यूपीएससी के पेपर 4 में उसको देखेंगे, नैतिकता या नैतिक शिक्षा, है ना। और उसे अन्य भाषा में कहा जाता है संस्कार। क्या कहा जाता है? और दूसरी भाषा में कहें तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं कर सकता, यानी उनके द्वारा जो मूल्य की बात की जा रही है वो उनके सिद्धांत हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब कुछ विशेष लोगों या विशेष समूहों के अंदर एक विशेष प्रकार का नियम कानून संस्कार या सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार उनका परिवार चलता रहता है। जैसे एक पारिवारिक मूल्य ये होता है कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, मूल्य है कि नहीं है। परिवार का एक मूल्य ये होता है कि अगर परिवार में कोई किसी भी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति या महिला का भाई या कोई भी रिश्तेदार आएगा तो सब उसको सम्मान प्रदान करेंगे। परिवार का एक मूल्य ये होता है कि कोई कितना भी आपकी बुराई क्यों न करे, आप उसके बारे में गलत बयानबाजी, कोई आपसे झगड़ रहा है तो उसको भैया बाबू कह के समझा लीजिए, लेकिन उससे कोई बहस, मूल्य होते नहीं होते। अब छोटी सी भाषा में है, एकदम व्यवहारिक भाषा में, तो कहते हैं भैया ये हमारे परिवार का संस्कार ना ही है, यानी वैल्यू या मूल्य नहीं है। अब क्लियर हो रहा है? देखिए, मूल्य, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति, है ना, ईमानदारी, ये सारे वर्ड्स आपको एथिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। परिवारों के अपने अपने परिवारों के अपने अपने परिवारों के या परिवार के अपने 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 मानदंड एवं मूल्य होते हैं। मानदंड एवं मूल्य होते हैं जो उनकी सांस्कृतिक एवं परिवारों के अपने अपने मानदंड एवं मूल्य होते हैं जो उनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं, जिसमें जिसमें धार्मिक क्रियाओं से लेकर जिसमें धार्मिक क्रियाओं से लेकर पालन पोषण तक की क्रियाएं शामिल होती हैं। धार्मिक क्रियाओं से लेकर पालन पोषण तक की क्रियाएं शामिल होती हैं। दो वर्ड है, दो वर्ड क्या है? एक है सांस्कृतिक, एक है सामाजिक। एक है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी आपकी परिवार की संस्कृति पहले से ऐसे ही चली आ रही है। एक है सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी आपका परिवार क्या समाज से ऊपर है, क्या समाज के द्वारा बनाए गए नियमों से अलग आपके परिवार के नियम हैं? हमारे समाज में नियम है कि जिस जाति के आप हैं उस जाति में विवाह करिए, आपके परिवार के सामाजिक नियम बदल जाएंगे? क्या आप समाज में रहकर भी समाज का विरोध करेंगे? क्या समाज के नियमों की अवहेलना करेंगे? यानी ये जो मानदंड परिवार आपको सिखाएगा ये सामाजिक होगा, लेकिन जो संस्कार और मूल्य सिखाएगा वो सांस्कृतिक होगा, क्योंकि हर एक परिवार के अपनी अपनी नियम होते हैं। कहीं महिलाओं की स्वतंत्रता होती है, कहीं बच्चों को स्वतंत्रता दी होती है, कहीं मृदुभाषिता होती है, कहीं बहुत ही पिछड़ी हुई सोच होती है, कहीं घूंघट प्रथा ज्यादा होती है, कहीं आज भी कहीं कहीं चूल्हे पे खाना बनाना उनकी संस्कृति मानी जाती है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ परिवार के तो संस्कार मैंने ऐसे देखे कि कितने भी अमीर क्यों न हो, पुरुष मंडली की भाषा अपनी अर्धांगिनी के संदर्भ में एकदम गंदी होती है। छोटी छोटी बात पे मायके पे चले जाना, है ना, गाली दे देना। इतना ही नहीं, उनके मतलब व्यक्तिगत कह सकते हैं स्वभाव पे भी उंगली उठा देना। आप लोग चूंकि इस परिवेश से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इवन जब आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ लिख लेंगे,
महिला शिक्षा, महिला जागरूकता, मौलिक अधिकार सबके बारे में थोड़ा ज्ञान होगा और उसको आप अपने व्यवहार में लेकर आएंगे ना, तो ये सारी बातें जो अभी तक आपने सुना है, बाद में आपको सुनकर चिढ़ हो, आपको गुस्सा आएगा कि महिला का सम्मान नहीं हो रहा है, पुरुष का सम्मान नहीं हो रहा है, बच्चों का सम्मान नहीं हो रहा है कि नहीं? तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, वो कभी भी भूखा नहीं मरेंगे। एक तो उन्हें जॉब तो मिल सकती है अगर वो प्रयास करेंगे, दूसरा अच्छा इंसान बनेंगे, और तीसरा किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो ज्ञान के प्रवाह को और प्रवाहमान बना देंगे, है ना? आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे ना, आपके मन में बहुत सारी चीजें, आपके दिमाग में, आपके ज्ञान में बहुत सारी चीजों की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको सामाजिक, अब सामाजिक नियम कानून तो आप तो जानते हैं, हर समाज के अपने अपने मूल्य, मापदंड, नियम होते हैं, और ये मूल्य आपको पता हो गया कि हर परिवार के अपने अपने होते हैं, इसी परिवार को सब कुछ मानना होता है। नेक्स्ट, अगला, संस्कृति संचरण या संस्कृति का संचरण, है ना, या इसे कहा जाता है हस्तांतरण, ट्रांसफरेबल ऑफ कल्चर, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, है ना। संस्कृति का संचरण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परिवार की संस्कृति और परिवार की संस्कृति के साथ साथ सामाजिक मानदंडों को भी सिखाया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे जैसे मैंने आपको कहा नकल करता है, आपकी एक्ट की, क्रियाओं की, आपकी भाषा की भी। अब घर में किसी ने किसी को गलत लैंग्वेज से संबोधित कर दिया, बच्चे को नहीं पता कि इसका क्या मीन्स है, वो भी बोलेगा, है ना। तो जो घर के सदस्य रहेंगे कहें देखिए जो तुम बोले ना, अब यही ये भी सीखेगा वहीं, तो आप उसको डांटेंगे बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब उसके कॉन्शियस माइंड तो उसका काम नहीं करता, इतना तो चेतन है नहीं कि वो अर्थ सब, है ना, दोबारा फिर बोलेगा। जैसे बच्चे मुंह में पानी लिए हैं, एक बार आपके ऊपर थूक दिए, नहीं बेटा ये नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद फिर थूकेगा, है कि नहीं? छोटे बच्चों को देखिएगा तो फिर आपको क्या आएगा, आएगा गुस्सा, एक थप्पड़ मारेंगे, सामने कोई होगा वो चुप कराएगा, है ना, चुप कराते हुए तो ये भी बोलेगा डांट दो तो जरा, तो डांटेगा, थोड़ी देर बाद फिर आके फिर थूकेगा, है ना। तो कहे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मेरी किताब कॉपी को कोई छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो चीजें जैसी पढ़ी उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कौन चीज कहाँ रखा हुआ। अब जैसे मैं टेबल पे अगर कभी पढ़ लिख कर वो चीजें वहीं वैसे ही छोड़कर चला आया, समेटा नहीं, तो घर वाले कहते हैं अरे टेबल थोड़ा सा कायदेस कर दे, रूम सही करने के बहाने जाने के बाद फिर मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं वो पेज, क्योंकि मन में है कि वो चीज वहां रख के आया हूँ, है ना। अब चूंकि मेरा बेटा है तो दिन भर कहीं टेबल लैंप उठा के पटक देगा, उसके डर से जो पेन बॉक्स होता है और मैं कील लगा के ऊपर टांग दिया, तो वो क्या करेगा, मेरी चेयर पे चढ़ेगा, चेयर से वो टेबल पे चढ़ के फिर उसमें से स्केल निकालेगा, पेन निकालेगा। भाई रेंटेड हूँ, है ना, तो किसी की दीवार पे आप खुरचाएंगे तो नुकसान तो होगा ही, और वो निकाल के पूरा दीवार पे लिखता है। मेरा हाइलाइटर जो होता है मुश्किल से 2 ढाई 3 दिन जो चल जाए, और महाराज क्या करेंगे खोल के। अब मुझे सच बताऊं कि मुझे तो गुस्सा काफी आती है, लेकिन चूंकि नहीं कुछ बोल सकता, संतान है अपनी, है ना, कभी एक आध दो थप्पड़ सपोज कर लगा दिया तो तुरंत पछतावा होता है, क्योंकि बच्चे इतना अच्छा मुंह बनाकर रोते हैं ना कि आपको वो उठ के रोना आपको और तकलीफ देगा, आपको पछतावा होगा क्यों इसको बोल दिया, क्यों मार दिया, है तो छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ है। क्योंकि गुस्से पे तो काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कुछ लोग कहते हैं मौन रहना चाहिए, जब भी कोई घटना हो या आपको कोई कुछ बोल रहा है मौन रहना चाहिए। दरअसल ये साधु सन्यासी ही कर सकते हैं, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। मैंने प्रयास किया था, हालांकि करता भी हूँ, कुछ घर में ऐसे ही विवाद हुआ और कुछ भैया लोग मुझे बोलने लगे, है ना, मैं चुप रहा, और मैं सच बता रहा हूँ वो आज तक टीस करता है मैं बोला क्यों नहीं। कहा जाता है ना जहर पीना, सच में बता रहा हूँ,
आपके अंदर अगर पेशेंस है और आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आपको चार बात कोई सुना रहा है और चुपचाप आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप जहर पी रहे हैं। और कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो चुपचाप सुन लेते हैं, कहते हैं छोड़ो, वाकई में वो बड़े महान होते हैं। रियलिटी में बता रहा हूँ, बहुत महान होते हैं भैया। कैसे वो कभी आप नोटिस करिएगा या कभी आप ये क्रिया करिएगा, जब भी आपको कोई उल्टा सीधा बोले, गाली दे, आपका खिल्ली उड़ाए, आपका मजाक करे, आपका अपमान करे, आप कुछ मत बोलिएगा, चुपचाप सुनिएगा या फिर थोड़ा मुस्कुराइएगा। अंदर ही अंदर आपके अंदर जो दूसरा व्यक्ति बैठा है आपको बहुत मारेगा, यानी आपको फोकस करेगा, बोलो यार, बोलो यार, आप चुप रहिएगा। तो दो ही चीज मिलेगी, या तो खुशी मिलेगी और या तो तकलीफ। हालांकि मुझे क्षणिक दुख हुआ था, और कभी कभी जब वो मुद्दे उठते हैं तो दुख बढ़ जाता है, लेकिन दीर्घकालीन सुख प्राप्त होता है। क्योंकि जब सारी सारी चीजों को सुनता हूँ और आफ्टर द केस जब और भी चीजों का पता चलता है, लोग मेरे फेवर में आ जाते हैं, तब कहता हूँ कि नहीं, मैंने सही किया था, नहीं बोला। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिना मैटर को पूरा समझे सुने अगर आप बोल देते हैं ना, और जब उसका पूरा का पूरा खुलासा होता है और फिर आप सुनते हैं, फिर आपको पछताते हैं, नहीं बोलना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी कर दिया पूरे केस को समझने में, है ना। तो ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर भी ये भावनाएं निकल कर आ जाती हैं। अब उन बच्चों को आप क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को सिखाएंगे, बचपन से ही बताते हैं, बेटा ये इससे पूजा किया जाता है, ये बड़े हैं इनका पैर छुओ, इनको प्रणाम करो, नहीं नहीं, मतलब जितनी आपकी संस्कृति है, जो आपने सीख रखा है। अब ऐसा नहीं कि सब आपको तुरंत याद है, हर एक परिस्थिति में आपको अपनी संस्कृति याद आ जाएगी। खाना खाने बैठे तो कहेंगे बेटा बैठकर आलती पालती मारकर जमीन पे बैठकर खाना, है ना। खाना खाने के बाद क्या हो गया, बेटा हाथ धुलकर अच्छे से हैंड वॉश करके टॉवेल से पोंछ लो, है ना। छोटी छोटी उसको चीजें सिखाएंगे। सुबह सो के उठेगा तो आप उसको सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं। अब आजकल तो लोग भाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दुनिया भर की चीजें सिखा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे हमेशा से प्रथा रही, उठने के बाद बच्चे को कहा जाता था सबका पैर छू के आशीर्वाद लो, है ना। ये हमेशा था, हम लोग भी बचपन में किए हैं, एक आध दो बार किए हैं, उसके बाद नहीं किए। अब कब किए, जब हमारे टीचर ने बोला था। अब कब बोला था टीचर ने, जब हिंदी में कोई ऐसे माता पिता का लेसन आ जाता था, तो उसका शीर्षक बताने के बाद जब अर्थ बताते थे, कहते थे ऐसा करना एक बालक के लिए बड़ा अच्छा होता है। दो चार दिन किए, करने में भी शर्म आ रहा था, कभी पैर छुए नहीं, अचानक से काय पैर छू रहा है ना। दो तीन दिन किए, उसके बाद लेसन भूल गए पैर छूना भूल गए। हाँ, एग्जाम देने के पहले या कहीं जा रहे हैं या कहीं से आए हैं, है ना, तब करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं मेरे जैसे कि रोज अगर पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, है ना। अब मेरा देखी देखा कोई और शुरू कर रहा है, एक दिन करेगा, दूसरे दिन उसको शर्म आएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो होती तो सही है, लेकिन आप करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरा मजाक बनने वाला है, आप नहीं करेंगे। हाँ, गड़बड़ हो जाता है ना। और अगर बच्चे जुड़वा हो तब तो और दिक्कत हो जाता है, सही मैं बता रहा हूँ। बच्चे अगर जुड़वा हो, मेरे रिलेशन में जुड़वा बच्चे हुए हैं, कभी जैसे माँ तो पहचान जाएगी, बुआ जल्दी नहीं बहुत छोटे छोटे हैं, बुआ एक को नहला देंगी, कोई काम करने लगी, भूल गए, फिर उसी को ले जाके नहला दी। तो बहन बोली अरे मम्मी उसको नहला दी थी, फिर उसको काहे ले जा रहे थे, अरे हम भूल गए। तो इतना सिमिलर है, मतलब कि सेकेंड का फर्क होता है उनके पैदा होने में। मैं प्रयागराज में पहली बार आया, जब मिश्रा जी से मिलने गया मकान मालिक से, तो उनसे कहा मैं कल आके रहूंगा, उनको पैसा दे के गया, वो ले लिए। जब दूसरे दिन आया तो कहे कहे पैसा नहीं दिए, आप हमसे कहाँ बात किए थे, कहाँ घुसे चले गया। मैंने कहा आप ही बात किया था मालिक। बाद में पता चले ये दोनों ट्विंस हैं। धीरे धीरे काफी समय रहा तो पता चला कि इनमें अलग अलगाव महसूस हुआ, नहीं तो सेम दिखते थे। अंतर कैसे पता चला, एक थोड़ा हिलता था और एक ठीक ठाक था। तब मुझे जाके पता चला कि इसमें अंतर है। नहीं, सच बता रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और आप नहीं पकड़ पा रहे तो आपको मैं बता दूं, चिंकी मिंकी का वीडियो आप देखे होंगे, है ना, मैं चिंकी और ये मिंकी। तो आप देख रहे हैं ना, कौन पकड़ पाएगा, है कि नहीं है। चलिए लिखिएगा, पारिवारिक संस्कृति का, पारिवारिक संस्कृति का, परंपराओं का, पारिवारिक संस्कृति का, परंपराओं का
परिवार के सदस्यों के बीच एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की विशेषता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की विशेषता। एक हेडिंग डालेगा भारत में। अब देखिए विशेषताएं आपकी हुई समाप्त। हेडिंग डालेगा भारत में परिवार से संबंधित आंकड़े व तथ्य। भारत में परिवार से संबंधित आंकड़े व तथ्य। हेडिंग डाल दीजिए डेटा और फैक्ट रिलेटेड टू द फैमिली इन इंडिया। पहला पॉइंट लिखिएगा परिवार का आकार। परिवार का आकार। फर्स्ट, साइज ऑफ फैमिली। साइज ऑफ फैमिली लिखिएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन पारिवारिक सदस्य 4.8 हैं। इसे कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ये शोध करने वाली या रिसर्च करने वाली एक एजेंसी है या उसके नाम से रिपोर्ट जारी है। ये समझ में आया क्या? हाँ, एक परिवार में सदस्यों की संख्या 4.8 है, ये औसतन माना गया। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालेगा दूसरा संयुक्त परिवार। दूसरा संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली। संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संयुक्त परिवार 16%। संयुक्त परिवार 16% की संख्या या की आंकड़े में उपस्थित हैं। 16% संयुक्त परिवार, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 16% संयुक्त परिवार। हाँ, 16% संयुक्त परिवार हैं या 16% संयुक्त परिवार संख्या के रूप में या आंकड़े के रूप में उपस्थित है। मतलब अभी भी ज्वाइंट फैमिली है। सोचिएगा एक समय था कि लगभग 100%, लगभग, क्योंकि कुछ परिवार छोटे होते थे,
फिर भी लगभग 100% होते थे। आज का डेट देखिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि समाज में परिवर्तन होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, अब तो और कम हुई। अप्रोक्स, यहाँ पे हाँ अप्रोक्स लिखिएगा, लगभग, नियर अबाउट 16%, लगभग जोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्या है एग्जैक्ट डेटा दे पाना संभव नहीं हो पाता। हेडिंग डालेगा एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली लिखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकल परिवारों की संख्या लगभग भारत में एकल परिवारों की संख्या लगभग 52.1% है, 52.1%। 52.1% है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा उम्र बढ़ने वाली आबादी, एजिंग पॉपुलेशन, उम्र बढ़ने वाली आबादी, एजिंग पॉपुलेशन। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? बुढ़वा मंगर का मेला कब लगता है? ये नहीं पता? जो पूर्वांचल के होंगे वो जानते होंगे, जानते हैं ना? कब लगता है नहीं पता ना? लिख लीजिएगा कहीं नोट करके, कहीं नोट करके लिखिएगा। बुढ़वा मंगर का मेला नहीं लिखा है। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है ना? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे अगर कभी पीटी में सवाल पूछ लें कि वृद्धों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री वयोश्री या वय वंदन योजना। तो वयोश्री या वय वंदन योजना ये चलाई गई। आपको थोड़ा याद था क्या 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? हाँ, बोला क्यों नहीं? हाँ, इनकी इस एक्टिविटी से आप लोग अपने आप को जज करिएगा। 100 क्वेश्चन के पेपर में जो हमें डायरेक्ट आते हैं हम कर ले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही लगता है ये आंसर है। सिक्स सेंस जिस पे अगर आप कंफर्म नहीं है, देखते ही लगे यही है, 100% उसी पे बैठ जाइए। जहां आप कंफ्यूजन में गए तो अभी देखिए आपके सामने रिजल्ट है। सर या तो सुनने में ही तुरंत इनके 1 अक्टूबर, फिर नहीं शायद 1 अक्टूबर नहीं बोलेंगे, गलत हो गया, बेइज्जती हो गई, गलत हो जाएगा तो पीछे की हमारे सहपाठियां हंसेंगे, सर भी सोचेंगे फालतू क्या पढ़े। कभी भी आप पढ़ी हो लेकिन मन में अच्छा क्यों चुप रहने की भावना क्यों आती है? मेरी स्मार्टनेस खराब हो जाएगी, प्रभाव गलत पड़ेगा, लोग सोचे गलती बोलता है। अब जैसे मैंने मूल्य के बारे में पूछा तो आपने और आपने दो लोगों ने आंसर दिया, जरा सा भी इनको डिमोटिवेट किया क्या? इनके प्रयास सराहनीय, कम से कम बोले तो, और बोले तो लगभग नजदीक तक जाने का प्रयास किए। आप लोगों को तो पता भी है शब्द नहीं मिले, मैंने कहा शब्द नहीं मिल रहे हैं, टूटे फूटे बोलो, जब बोलना शुरू करेंगे तो शब्द अपने आप मिलते हैं। इसलिए जब कोई आंसर, अगर आप कोई घटना सुनते हैं और उस घटना को अपने से रिलेट किए हैं, कभी पढ़े हैं, जो भी आपके दिमाग में, आप बोल दीजिए नहीं सर ये है। अब वो सर तय करेंगे सही है या गलत है, आप अपना काम कर दिए।
यही ये जो आपकी आदत है ना, इसको देखिए अन्यथा मत लीजिएगा। यही आदत सबकी होती थी, मेरी भी होती है और सबकी होती भी है। ये आदत आपको नुकसान पहुंचाती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। पेपर में भी इस आदत को आप लेकर जाते हैं। सेम कंडीशन होता है ना, अगर यही आ जाता है, नहीं नहीं, 1 अक्टूबर नहीं, तुरंत आपने 1 अक्टूबर सोचा, फिर आप अपने आप को बैक कर लिए, बैक कर लिए, फिर भी आप कहीं बाहर मतलब अन्य क्वेश्चन पे जा रहे हैं, आपका दिमाग उस पर दौड़ा है, 1 अक्टूबर है क्या, नहीं गड़बड़ होता है। मेरे जैसा स्टूडेंट रहेगा तो इस पे 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर, जिसमें कंफ्यूजन मोस्टली 2 ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो 1 अक्टूबर रखेंगे, एक पे 2 अक्टूबर, दांतों से दबाएंगे, जो अंगुली ज्यादा दबी उसी पे लगा देंगे, गलत हो जाएगा। अंधविश्वास वाला काम करते हैं, है ना। भाई बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे, क्या सही होगा, या तो फिर क्या करते थे, आंख बंद करके ये वाला ये नहीं बचपन में। तो ये सब चीज काम नहीं करती, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप देखिए, इसे कहा जाता है कंप्यूटर का एक टेक्नोलॉजी है। जब आप कोई फाइल या मोबाइल में डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, और जब आप उसको रिस्टोर करते हैं तो वापस अपने मूल स्वरूप में चला आता है। अन्य भाषा में कहते हैं कि, जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा। अब ये है, मैंने लिखा है डिलीट, हो गया ना। अब ये देखिए मैंने रिस्टोर कर दिया। सेम कंडीशन ये आपके दिमाग का भी। भाई हम ही लोगों ने तो कंप्यूटर बनाया, हम ही मतलब इंसानों ने ही बनाया है ना। फिर घर पे जाके, अरे ये तो था, यही गड़बड़ करके चला आया। क्रांति की बात आएगी, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, दुनिया भर की क्रांति है ना। केसर क्रांति, केसर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन दूं? केसर उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, सौर ऊर्जा से, और पेट्रोलियम उत्पादन से। पक्का ना? सौर ऊर्जा से संबंधित। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बहुत सारी क्रांतियां हैं, अगर आप पढ़े हैं आपके दिमाग में ही, अभी तक आप ऑप्शन का इंतजार कर रहे थे, जैसे मिला आपको पढ़े तुरंत आंसर दे। अब यहीं पे आप पीछे, अरे केसर मतलब केसर क्रांति से, ये कहाँ सौर ऊर्जा है, आप कनेक्ट ही नहीं करता, कहेंगे कहेंगे सौर का तो केसर से कोनो लेना ही देना नहीं है ना। अब समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जहां आपका दिमाग जाए ये होगा, बैक मत करिए। वैसे भी गलत होने के चांस है, ऐसे तो चांस है सही हो जाएगा। तो छोटी छोटी हैबिट्स है जो अन्य संस्थानों में टीचर आपको नहीं बताएंगे। पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, जब भी आपको प्री के पेपर कराने जाएंगे होगा, मुझे आप एक दिन बताइएगा, या यहाँ पे ही आपका मल्टीपल टाइप एमसीक्यू टाइप का जब क्वेश्चन आंसर होगा, आप हमें बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा पेपर सॉल्व करना कैसे, विधि क्या है, ढंग क्या है, और आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप सुन लिए विधि, पढ़े नहीं है आप कर रहे हैं, या फिर किसी तथाकथित प्रवचनकर्ता के भाषण सुने हैं कि बस सोमवार को हमारा टेस्ट होगा, सुबह बेल पत्ते पे शहद लगा के शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे, शिव जी कहेंगे जब पास हो गए। अब आपको ये तय करना है ना, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है बिना कर्म के प्रतिफल नहीं मिलता, है ना। तो इसका मतलब अगर शिव जी बिना कर्म के आपको फल दे दें तो गीता गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं होना चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा, लोगों के बहकावे में ना आए, अपने भी दिमाग का कुछ इस्तेमाल करना सीखें, जरूरी है। और मैं आपको, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन आंसर कहीं से मिलते रहे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो आप करते रहिए, लीजिए, उनसे कंटेंट लेने में बुराई नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अपनी क्षमताओं और अपने दिमाग की क्षमताओं पे हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब भी आपका पढ़ने का मन करता है या पढ़ने का मन नहीं करता, मजबूरी में आप बैठते हैं, और जो आप पढ़ते हैं अगर वो पूरा कर लेते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिए या जितना नहीं पढ़े उससे थोड़ा ज्यादा पढ़े, उस दिन आप, आपके जैसा खुशी व्यक्ति कोई नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? ये होता है, बस आज वो गाना आ जाएगा, आज मैं ऊपर, ऊपर मतलब लो यमलोक में नहीं, आसमान में, है ना, और आसमान नीचे, और आज मैं आगे जमाना है, ठीक है।
तो जमाने को पीछे नहीं करना है, जमाने के साथ चलकर जमाने को दिखाना है कि हम भी आपकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, क्या लिखे इसमें? हाँ, उम्र बढ़ने वाली आबादी लिखिएगा। भारत भारत उम्र दराज आबादी का भारत उम्र दराज आबादी का अनुभव कर रहा है। साठ वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2011 में वर्ष 2011 में लगभग 100 मिलियन थी। लगभग 100 मिलियन थी। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या भारत में 2011 तक लगभग 100 मिलियन थी, जो कि 2050 तक 300 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। जो कि 2050 तक 300 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। अधिक होने की संभावना है। आपको मालूम चला 100 मिलियन मतलब कितना? पक्का? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना? तो 10 मिलियन में 100 लाख, 100 लाख यानी 1 करोड़। तो 100 मिलियन में 10 करोड़, इसका मतलब 2011 तक 10 करोड़ आबादी थी, यानी 121 करोड़ में 10 करोड़ कितने थे? लगभग माना गया था बुजुर्ग है, 60 वर्ष से ऊपर है। और 2050 तक तो क्या भारत की आबादी बुजुर्ग होगी क्या? अभी हम 2024 में 11 की अपेक्षा 24 में 121 से बढ़कर 121 करोड़ से बढ़कर 140 पहुंच गए। 2050 में हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ दे, है ना? तो 2050 लेकिन जैसी हमारी परिस्थितियां राजनीतिक रूप से बन रही हैं, राजनीतिक विद्वेष बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ाने पर भी कहा जाता है ना, जोर दिया जाता है, हाँ या ना? और मैं आपको बता दूं, जब से हमारे यहाँ ये आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूपी का मैं लिंगानुपात बता रहा हूँ, सबसे कम तो हरियाणा का था 1000 पुरुषों पर 2011 में, लगभग 823 या 857 हरियाणा में था आई थिंक, या और कम था। यूपी का 912 था। जब 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया, तो 2020 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आई। यूपी में जहां 2011 में 912 था, वो बढ़ गया, सेक्स रेशियो पलट गया, 1000 लड़कों पे 1017 लड़कियां हो गई, और भारत का लिंगानुपात 1020 हो गया, हरियाणा भी टॉप कर गया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कॉन्सेप्ट के लिए क्या किया गया? जो अल्ट्रासाउंड सिस्टम चलता था, लिंग परीक्षण का कार्य होता था और भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। 2 प्रकार की हत्या होती है, एक कन्या हत्या यानी जन्म के पश्चात बेटी हुई पटक के मार देते थे, आज भी राजस्थान जैसे राज्यों में कहीं कहीं होता है। और एक होता है भ्रूण हत्या, यानी जो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, गर्भ में ही बच्चे को मार देते थे, जब इस टेक्नोलॉजी से चेक करते थे। आपको मैं बता दूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक रिकमेंडेशन आया है भारत सरकार को कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें लड़कियों की संख्या मानक से ज्यादा बढ़ गई है, तो आप ऐसे एरियाज में, ऐसे राज्यों में लिंग परीक्षण का क्या करिए, अनुमति दे दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में समस्याएं बढ़ जाएंगी। भारत की स्थिति कैसी है? पुरुष प्रधान है या मातृ प्रधान है? यहाँ पे लड़का पैदा होना धार्मिक आधार माना जाता है, और मैंने आपको बताया है 5 ऋणों से मुक्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञों की चर्चा की गई थी।
दैव ऋण, भूत ऋण, अतिथि ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋणों से मुक्ति के लिए इन 5 प्रकार की यज्ञ किए जाते थे। दैव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, अतिथि ऋण। और इनके लिए पुत्र का होना अति आवश्यक है, पुत्री नहीं। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, शव को कंधा देना पुत्र की आवश्यकता होती है, शव दाह करना पुत्र का धर्म होता है, पिंड दान करना पुत्र का धर्म। हर चीज में पुत्र को ऊपर रखा गया। एक पुत्र की चाहत में 7-7, 8-8 बच्चे। आज भी गांव में देख रहे हैं, एक लड़का कितनी लड़की, 4 लड़की। हाँ या ना, सच बताइए, इसमें कोई हाँ, ये चीजें हैं। क्योंकि पहले आपने जैसे आपने कहा बर्थ रेट में थोड़ी सी कमी आ रही, क्यों? क्योंकि शैक्षणिक जागरूकता बढ़ रही है ना। एक बात बताए, महेंद्र सिंह धोनी को एक बेटी है, देख के नहीं लगता आगे वो बेबी प्लान करेंगे। खुश है? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, खुश है? एक बड़ी आबादी महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करती है, करते ही नहीं करती, आइडल मानती है। अब उसको दुनिया कुछ भी कहे, उस बंदे को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? उसके साथ खेलने वाले क्रिकेटर भी उसकी बुराई कर दिए, है ना। उसने तो सुधार करने का प्रयास किया, वो अलग बात है कि जब सुधार करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, तो लोगों ने उसकी बुराई की। अब एक बड़ी आबादी में आप भी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, उनके जैसा रहन सहन, मतलब सारी चीजें प्रयास करते हैं। अब आपको एक बेटी हुई, अब आप कहें ना महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, फिर आप प्रयास करेंगे, बेबी प्लान करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पारिवारिक दबाव होता है, जोड़ा लग जाए, जब तक संतान न हो, लड़का पैदा न हो। दुनिया भर की बातें होती नहीं। लिंग परीक्षण बैन है, उसके बावजूद भी कहीं कहीं लिंग परीक्षण करा दिया जाता है, सोर्स लगाकर, पैसा देकर। क्योंकि उसका कारण है कि सीजर से 3 बच्चों के बाद फिर बच्चा होगा नहीं, है कि नहीं है? तो देखा जाए तो आपने जैसा कहा, मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में, हाँ, लड़के हो गए तो वो अलग बात है कि आगे वो प्लानिंग ना करें, लेकिन लड़की हो जाती है तो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है ना। लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें हैं, इसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि सेक्स रेशियो बढ़ा है, ठीक, तो आबादी भी हमारे देश की बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो 2025 की 50 की जो आबादी होगी, सपोज करिए मैं मान के चलता हूं 170 करोड़, 1 अरब 70 करोड़, उसमें 3 करोड़ वृद्ध। ऊंट के मुंह में जीरा नहीं हो रहा है, सॉरी 30 करोड़, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? 2011 की जब जनगणना हुई थी तो माना गया दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला देश कौन सा है? भारत है। यहाँ की 65% आबादी युवा है। यूरोप की कंट्री, जापान, चाइना, ये सब रो रहे हैं, आपको मालूम है क्यों? इनके संस्थानों में कर्मचारी के रूप में भारतीय नियुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ नहीं रही है, लोग वृद्ध हो रहे हैं, काम करने की क्षमता घट रही है, तो भारतीय ही जाके कब्जा कर रहे हैं। अब ये लोग पॉलिसी ला रहे हैं, अभी देखिए रशिया ने, है ना, पॉलिसी चेंज किया है। और क्या एक है, सेक्स मंत्रालय, सेक्स मिनिस्ट्री बनाने का भी उसने दावा किया है कि हम अपने यहाँ पे एक सेक्स मंत्रालय, सेक्स मिनिस्ट्री बनाएंगे। इवन उसने ऐसे बिल को मान्यता देने का प्रयास किया जो बिल अनैतिक है। मतलब ये देशों के द्वारा किया है। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी या 2 चाइल्ड पॉलिसी चेंज कर दिया ना, किया कि नहीं किया? डर गया, अरे भारत हमसे आगे निकल गया। जापान में देखिएगा, यूरोप में, यहाँ इंग्लैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए, हर जगह चेंज हो रही है ना। आपको मालूम है ट्रंप जीते, ट्रंप जब जीत गए तो वहां की महिलाओं ने, वहां के पुरुषों ने जो कह सकते हैं गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उसका स्टॉक जमा किया। हाँ, किया था। और उस, हालांकि वो बिल का समर्थन ट्रंप ने किया था। आप समझिएगा, वो चाहते हैं कि हम बच्चे ना, मतलब बच्चे पैदा ना करें, और सरकार चाहती है आबादी बढ़े। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संसाधनों पर देश के लोगों का हक होना चाहिए। बाहरी आके कब्जा कर लेंगे तो फिर देश की संस्कृति का क्या होगा? आज की कंडीशन है कि नहीं है? जलवायु परिवर्तन के कारण इंडोनेशिया रो रहा है,
जकार्ता हटा दिया, राजधानी उसकी जकार्ता थी, नई राजधानी क्या है? नूसंतारा, है ना, चेंज किया। आने वाले समय में आबादी को लेकर ऐसा। तो देखिए दुनिया में ये चीजें हो रही हैं। भारत अगर कहे हम अपनी आबादी को कंट्रोल करें, कहेंगे क्यों कंट्रोल करें भाई, इतना बड़ा देश है, रहने की कोई दिक्कत है नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, भिड़ा देंगे, जाओ उसी में रहो। ये तो सबको मालूम है कि आबादी बढ़ेगी, इसको कोई रोकेगा नहीं। अब रह गई बात संसाधन, तो देखिए पृथ्वी पर रिसोर्स बहुत है, मूल स्वरूप में कम है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 73, 23 या 74, सॉरी 73 या 74। पुरानी एनसीईआरटी में 73 था, यही था ना, और नई में 74 दिया हुआ। 73 है ना जी, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ? अरे बोलिए, आप लोग कुछ बोले, है ना? क्या सभी जल पीने लायक हैं? 1% जल उपयोग में लायक है, और 1% में भी पॉइंट कुछ परसेंट जल स्वच्छ है, पीने लायक है, और उसमें भी वो ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर पिघला तो वो नदियों के रास्ते समुद्र में गए, वो पानी खत्म। जल संसाधन तो है ना जी, मूल रूप में तो कम है। टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका मतलब संसाधन है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी चली गई, कोई बात नहीं, सोलर एनर्जी है ना जी। हम कहते हैं सॉरी, जीवाश्म ईंधन चला गया, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा है, हम कहते हैं चलिए डीजल पेट्रोल कोयला खत्म, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, सोलर से बिजली बनाइए, इलेक्ट्रिक स्कूटी गाड़ी चार्ज करिए, चलाइए, ये टेक्नोलॉजी है। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बातों से क्या लग रहा है आपको, मैं सपोर्ट कर रहा हूं ना? मैं संसाधनों के दोहन का विरोधी हूं, क्योंकि इससे आप देखिए विकल्प ढूंढ सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन पृथ्वी की बदलती हुई परिस्थितियों का विकल्प आप नहीं ढूंढ सकते। आप मूल स्वरूप को नष्ट करेंगे तो आपकी पृथ्वी संकट में आएगी। आप कहिए हम पेड़ काट कर मस्त से हम ठंडी हवा एसी से ले, तो ये एसी आपको विकल्प देगी ठंडी हवा का, लेकिन आपको तकलीफ भी देगा। कैसा तकलीफ? और मैं आपको छोटी सी उदाहरण बता दूं, मेरी आज बाइक खराब हुई, मैं बाहर निकला, मतलब धूप में ज्यादा टाइम रहता नहीं, जब निकलता हूं तो हेलमेट निकाल लगाकर, आज मेरे माथे पे जब धूप लगी तो मेरा माथा दर्द होने लगा। इसका मतलब कि जब हम किसी एक चीज के आदी हो जाते हैं तो बाहर निकलने पर आपको नुकसान पहुंचाएगा पहुंचाएगा, हाँ या ना? तो आप, मैं ये कह रहा हूँ मनुष्य विकल्प ढूंढ सकता है, लेकिन पृथ्वी का कोई विकल्प है क्या? कहेंगे अरे सर एलन मस्क के ऊपर भरोसा है ना, मंगल ग्रह पे वैसा आएगा। जो हो नहीं सकता उस पर हम क्या ध्यान दें, जो हो रहा है उस पर तो ध्यान दे सकते हैं। अब आप कहेंगे खेत कम हो रहे हैं, ठीक है, लोग अपने यहाँ नर्सरी लगा के, बोनासाई प्लांट लगा के उत्पादन कर सकते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी जो उन्नत किस्म के बीजे हैं, उनका उपयोग करके आप अपने फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या वो फसल वैसी होंगी जो चावल आप पहले खाते थे, जिसमें माड़ आता था, ऊपर लोग पीते थे, उसकी महक एक अच्छी होती थी, क्या आज वही चावल आप खा पा रहे हैं? आप थोड़ा सा मात्रा से अधिक चावल खा लीजिए, आपका पेट गड़बड़। विकल्प है, लेकिन वो तो विकल्प है, मूल तो है नहीं। आप समझ में आए, विरोध कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ? नहीं, वो अलग बात है। कोई नहीं, उनको देखिए, आज की जनरेशन के अंदर एक भावना है, आज की जनरेशन के अंदर एक भावना है कि मैं जिंदा हूं, बस जिंदा हूं, शौक पूरे हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कीमत किसकी, कीमत पे शौक पूरे हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, क्या हेडिंग था? 300 मिलियन होने की संभावना है, अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वयोश्री या वय वंदन योजना। हाँ, वयोश्री योजना। अगला पॉइंट लिखिएगा, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग।
परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। नारा याद है? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ये नारा था, या हम दो हमारे दो? हाँ, हम दो अब हमारे एक हो गए। अब बदल हो रहा है, हम एक हमारे दो। करण जौहर को ले लीजिएगा, तुषार कपूर को हम एक हमारे एक। सिंगल पेरेंटिंग कल आपने चर्चा किया था, है ना? आने वाले टाइम में यही होने वाला है, क्योंकि विवाह को लेकर लोग इतना सोशल मीडिया बना दे रहे हैं ना, विवाह नहीं करना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए, है ना? लोग कहते हैं झगड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं। ऐसा सही बात है क्या जी? सही बात। अच्छा, मुझे तो बड़ा सिंपल लग रहा है, 4 साल हो गया। ये एग्जैक्ट है। लाइफ पार्टनर कभी भी, जब देखिए, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो एक दूसरे के बिहेव को बर्दाश्त करते हैं या अच्छा लगता है, लेकिन जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो आप पति के रूप में या पत्नी के रूप में उनके व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का प्रयास करते हैं। वही समस्या का मूल कारण है। कभी भी बदलने का प्रयास न करें। बदलने का प्रयास ये नहीं कि अगला व्यक्ति व्यसनी है या दुर्व्यवहारी है, ये चीजें नहीं। अपने, हाँ, कि मैं जो कहूं वही हो, या मैं जो कह रहा हूं तुम वही करो, ऐसा नहीं। ठीक भाई, दुर्गुण किसी में नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुर्गुण हमेशा रहेगा, समय के साथ वो बदलेगा। लेकिन जब फोर्सफुली कहा जाता है ना, अपने माइक सेवा मत करा, मैं लिख चला शहर में रह, है ना? या फिर पत्नी से कहा जाता है ना, मेरे साथ मत रहो, यही मम्मी की सेवा करो, भले वो कुछ बोले बर्दाश्त करो। जब चीजों को ये किया जाता है और जहां आपको बोलने की आवश्यकता होती है आप बोलते नहीं, वहां आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला या सबसे ज्यादा झगड़े वाला यही रिश्ता है, याद रखिएगा। तो मेन समस्या यही है कि शादी के बाद पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक कंट्री होने के नाते पुरुष प्रधान होता है और वो अपनी चीजों को दबाव डालने लगता है। बिटिया अगर 22 साल की है, अरे बिटिया भाई 22 साल की है तो खाना बनाएगी। बहू 24 साल के रूप में आ गए, अरे बहू है खाना नहीं बनाएगी क्या करेगी? 2 साल का फर्क हो जाता है ना? छुट्टी पड़ी, बिटिया चली जाओ घर पे, बिटिया चली जाए। छुट्टी पड़ा नाती पोते का, बहू यहीं रहो, बिटिया आ रही, क्यों वो मायके नहीं जाएगी? तो बहुत सारी बातें, इन मूल बातों को अगर थोड़ा सा संशोधन करिए, जाता नहीं। अब आपकी बिटिया आई है 2 महीने के लिए, तो आप बहू को 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए तो जाने दीजिए, वो भी खुश, आपकी बिटिया भी खुश, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। वो आएगी तो ननद और भौजाई के रिश्ते भी बने रहेंगे। मामला उल्टा चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हर जगह देख रहा हूँ। भौजाई से ननद खूब लेना चाहती है, लेकिन जब ननद के रूप में भौजाई होती है अपने घर पे तो वो देना नहीं चाहती। या फिर ननद के रूप में, जैसे वो चाहती नहीं मेरी भौजाई मुझे खूब दे, तो जाते वक्त अपने भतीजों को 10 रुपया देकर भी नहीं जाती। ध्यान दीजिएगा, ये हरकतें बड़ी गंदी हैं। एक बहू के रूप में बहू का काम, और एक बेटी यानी अविवाहित बेटी के रूप में बेटी का काम करना चाहिए। कभी भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने बिहेव को ऐसा रखिए सामने वाले आपको एक नहीं 1000 बार इज्जत देने के लिए लायक रहे। व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपका जाने का मन हो 10 बार आपको बुलाए, नहीं आइए। अब तो ये रिश्ते ऐसे नहीं, जहां पड़े वहीं पड़े। एक तो टाइम नहीं, दूसरे बिहेव ऐसा, हरकतें ऐसे, तो लोग सोचते हैं जहां पड़े वहां पड़े नहीं। ये सबके परिवार का नियम है, सिर्फ मेरे या मेरे रिश्तेदार में या मेरे गांव में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर जगह है। और परिवार के, जब मैं आपको पारिवारिक विघटन का कारण बताऊंगा तो एक ये व्यवहारिक मूल नियम भी आ गए हैं, है कि नहीं है? तो ये चीजें देखने को, अच्छा मैं असत्य बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ ना? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आया, 1937 में परिवर्तन किया गया, कहा गया घर की महिलाओं को भी संपत्ति में भागीदारी दी जाएगी। फिर 1956 में कहा गया कि घर की विवाहित बेटियों को भी संपत्ति में भागीदारी दी जाएगी। 2005 में जजमेंट आया कि घर की कुंवारी लड़कियों को भी संपत्ति में जिम्मेदारी दी जाएगी, भागीदारी दी जाएगी। एक बात बताइएगा बड़े ध्यानपूर्वक, आप अपने ससुराल में गई हैं, है ना? आपके पतिदेव सिंगल भाई और 2 बहनें, संपत्ति का बंटवारा बहनों में चाहेंगी? नंदों में चाहेंगी? नहीं चाहेंगी। लेकिन मायके में अकेला भाई है और संपत्ति है,
एक मिनट, और संपत्ति है तो मायके में कहेंगे नहीं नहीं, चाहेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कानून भी कहीं कहीं भिड़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करती हैं? आजमगढ़, बहुत बड़ी बात है, पूर्वांचल में ऐसा हो गया। हाँ, कितने भाई बहन हैं? आप अकेले हैं? दो ननद हैं? तो बहुत बड़ा दिल है, या तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा पैसा होगा। है? दूसरा सही है ना? हाँ, दो ही चीज होगा, या तो बहुत बड़ा दिल होगा, और या तो बहुत ज्यादा पैसा होगा। पति को भी लालसा नहीं कि हम भी कमा रहे हैं अपने मस्त है, ठीक है पिता की संपत्ति ही दे दिए। नहीं तो पूर्वांचल में अगर ये हो जाए बहुत बड़ी बात है ना? ध्यान दीजिएगा भाई। वही चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, गारो जयंतिया की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां, ये सब तो मेघालय में पड़ता है। गारो की पहाड़ियां, उस पे दो ट्राइब्स मिलते हैं, है ना? एक होती है गारो, ठीक, और एक होती है, मैं उसका भूल रहा हूँ नाम, शायद कुकी, है ना? कुकी मणिपुर में है। नहीं नहीं, एक होती है खासी जनजाति और एक होती है गारो। खासी जनजाति जो है वो मातृसत्तात्मक है। मैंने आपको बताया था वहां में क्या होता है, संपत्ति का हस्तांतरण माता से सबसे छोटी पुत्री को होता है, और जो पुत्र होता है वो विवाह करके घर जवाई बनता है। आपके यहाँ ऐसा हो जाए तो बड़ी बवाल होती है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत जगह ऐसी है, मैं ट्राइब्स का नाम नहीं लूंगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पानी मुंह में लेकर अगर जैसे विदाई हो रही ना, तो भाई या पिता कार के उस तरफ थूकता है। नॉर्थ ईस्ट में, और ये हर जगह है अपने यहाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइब्स हैं जिसमें दामाद को सासू माँ थूकेंगी और दामाद को उसको ऑब्जर्व करना होता है, शगुन है वो। हमारे यहाँ दूल्हा आएगा घर पे तो उसको दही शक्कर खिलाया जाता है ना? जब खाना खाने को होता है तो आग वगैरह लाया जाता है, दही शक्कर खिलाया जाता है। वहां पे कुत्ते का मांस खिलाया जाता है। हाँ, ऐसे भी चीजें हैं। अब ये बताइए, अब आप कहेंगे अरे सर, अब आपको लगेगा कि अरे उनका कल्चर उनके हिसाब से बहुत प्योर, बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा है। पूछे क्यों? जनजातियों का जीवन जंगल में होता है। आप अपने बहनों की शादी करेंगे तो ये सोचकर कि लड़का कमा रहा है कि नहीं, पालन पोषण अच्छे से कर पाएगा या नहीं। वहीं जब जनजातियों में शादी की जाती है तो पिता ये देखता है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है कि नहीं, बेटी बहन की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। तो ऐसी प्रथाएं बना दी गई, ऐसी प्रथाएं बना दी गई। आपको बताया था ना गोल गधेड़ों विवाह के बारे में, होली के अवसर पे होता है। हमारे यहाँ करना गड़बड़े हो जाए ऐसा, कोई कर ही नहीं पाएगा। तो वहां शारीरिक और मानसिक परीक्षण की के लिए ऐसे विवाह को या इस प्रकार के कल्चर को बनाया गया है। तो इसमें बुरा क्या है फिर? आप उनके कल्चर को आप अपने अनुसार समझ रहे हैं, तो गड़बड़ है ना जी। एक विचारक है रेडक्लिफ ब्राउन, जब वो आए अंडमान में, हम कह सकते हैं इंग्लैंड के वो विद्वान थे, मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। 1910 से 11 में उसमें अंग्रेजों का शासन था भारत में। भारत आए तो उनको ये हुआ कि हम जनजातियों का अध्ययन करेंगे। कहा, पूछा गया कहाँ जाओगे? कहा अंडमान जाएंगे। अंडमान भारत की भूमिगत सीमा रेखा से 1000 किलोमीटर दूर समुद्र में, यानी हमारी जो भूमिगत सीमा रेखा है उससे 1000 किलोमीटर दूर है, वो गए। अब अंडमान में कौन कौन सी जनजातियां होती हैं? सेंटिनल, जोरवे, ओंगे, शोम्पेन। जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया क्या कि एक जनजाति जब दूसरी जनजाति को अपने यहाँ किसी फंक्शन पे बुलाते हैं, तो जब वो उनके यहाँ जाते हैं तो गले लगकर एक दूसरे से रोते हैं, जोर जोर से। इसे कहा जाता कहा जाता है अनुष्ठानिक विलाप। ये एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है।
ठीक है। सम्मान क्यों दिया जाता है? ताकि उनके बीच संबंधों की क्या हो, मजबूती हो। अब बताइए हमारे यहाँ ऐसा नियम है क्या? हाँ, गले मिलके हमारे यहाँ रोया जाता है क्या? बहुत दूर से भी है तब भी रोएंगे? हमारे यहाँ उल्टा है, जब जाते हैं तब गले मिलकर रोते हैं। हाँ या ना? तो हमारे यहाँ भी तो एक विलाप का ये नियम है, उनके यहाँ कुछ अलग है, हमारे यहाँ कुछ अलग है। अब बताइए, आपकी विदाई हो रही, मम्मी रो रही, आप हंस रही अब बताइए मम्मी क्या कहेगी? इसको करो फर्क रे पड़ा है, बड़ी कठोर है, तो क्या संबंध मजबूत होंगे क्या? या फिर आप रो रही हैं, आपकी भाभी हंस रही है अब तो बवाल ही है। ये तो खुश हो रही है हमारे जाने पे, तो ननद अब हो जाएगी, संबंध मजबूत होगी क्या? तो जो प्रथा उनमें है वो प्रथा हमारे में भी तो है ना, बस स्वरूप तो चेंज है जी। यहाँ पे दही शक्कर है तो वहां पे कुछ और है, अंतर क्या है? कुछ नहीं। हाँ, वो भी सही है। कभी कोई अगर पेट में वो जो होता है ना, गाय को पड़ता है किलनी करके, ऐसा कुछ होता है ना एक, अगर वो किसी के पेट में चला जाए ना, मनुष्य के, तो उसको कुत्ते का मांस बिना बताए खिला दीजिए। अब बाद में बताइए आपको ऐसा किया गया है, हालांकि कभी करिएगा मत, ये जीव हत्या है ना, ये गड़बड़ चीज है। नहीं, लेकिन ये सब करिएगा नहीं। पुराने में मेरे गांव में किसी को किया गया था, जब उनको खिला दिया गया, बताया गया, तो वोमिट किए, सारा चीज बाहर निकला है ना। लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए, ये सब अंधविश्वास है, बकवास चीजें। ठीक। हाँ, ये सब चीजें बकवास चीजें हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चीजें ऑनलाइन चल रही है, बड़ा खतरा है टीचिंग, सही बता रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अगला, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन लिखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, 5 के अनुसार भारत में गर्भ निरोधक प्रचलन दर 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो आई थी 5वीं 2020 के अनुसार, भारत में गर्भ निरोधक प्रचलन दर, भारत में गर्भ निरोधक प्रचलन दर 67% है, 67%। भारत में गर्भ निरोधक प्रचलन दर 67%, 67% है। और वो जो आपको आया था, मैंने आपको बताया था ना परिवार नियोजन के बारे में, हम दो हमारे दो, वो फैमिली प्लानिंग के लिए एक दिया गया नारा था, है ना। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया नारा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेक्स रेशियो को यानी लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए नारा दिया गया था। ऐसे ही हम दो हमारे दो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दिया गया एक नारा था। आप लोग याद रखे होंगे, अगर बचपन में थोड़ा बहुत सुने होंगे, माला डी नाम का एक गर्भ निरोधक पिल्स आता था, गोली आती थी, है ना, अभी भी आता है। सरकार ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बंटवाया, शायद आपको नहीं मालूम है। और कहीं कहीं तो उसकी कीमत भी थी तो 2 या 3 रुपए हुआ करती थी। और ये मिलता कहाँ था? हर एक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ पे दाई या नर्स रहती थी। आप लोग पता करिएगा, कई बच्चे वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे पैदा हुए, है ना। और जो घर पैदा हुए हैं तो वो नर्स आकर डिलीवरी करा कर जाती थी। आज उसको कहा जाता है आयुष्मान भारत के तहत वेलनेस सेंटर। उसी सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र को ही वेलनेस सेंटर के रूप में घोषित किया गया। और उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आधार पर दिल्ली में तथाकथित सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक, है ना, अब उसको मोहल्ला क्लिनिक समझिए या हमारे यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक समझिए, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता था, पोलियो का या विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते थे। अब उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी बैठती है। अभी भी अगर कोई बच्चा या किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप जाके वहां पे विथ प्रोसीजर बनवा सकते हैं, है ना।
अब उसको वेलनेस सेंटर के रूप में उसमें दरअसल क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उसमें दिया जाता था। अब बहुत सारी चीजें उसमें बढ़ाई जा रही है ना, कुछ जैसे रोग, जैसे सपोज करें किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे उसका इलाज नहीं होता था, वो सरकारी केंद्र में होता, सरकारी अस्पताल में। अब अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें भी डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो प्रथम दृष्टया वो वहां पे इलाज कर सके। भाई आने जाने में पता चले निपुर गए और नजदीके मिल गए तो हो सकता है बच जाए, है कि नहीं है? तो सरकार प्रयासरत है, वो अलग बात है कि धरातल पर चीजें अभी भी दिखने में थोड़ा टाइम